रियलिटी में मुलाकात के लिए जाने वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के साथ आज इमरान खान ने जनाब वो नहीं कहते डैश वैली कर दी है और सबके सामने की है, बगैर किसी लुक छुप के की है। और लीडरशिप के ऊपर उन्होंने आज वो तबर्रे कसे हैं जनाब, उनके लिए जो जुबान इस्तेमाल की है वो ना सिर्फ अपनी मिसाल आप है बल्कि खान साहब की तरफ से उन लोगों को जिस तरीके से रगेदा गया है और खासतौर पर पंजाब की लीडरशिप के लिए वो तो बहुत ही ज्यादा चौंकने का मुकाम है। खासतौर पर मियां असलम इकबाल साहब के लिए जिनका नाम लेकर इमरान खान साहब ने मीडिया के रूबरू उनकी जो इज्जत अफजाई की है वो बहुत ही नाकाबिले बयान है। क्यों? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि इमरान खान साहब की तरफ से अचानक ये हमला क्यों किया गया। इमरान खान साहब का ऐसा कौन सा गेम प्लान था जो पंजाब की लीडरशिप की वजह से पाए तकमील तक नहीं पहुंच सका, जिसके बाद इमरान खान साहब को ना सिर्फ अपना गेम प्लान को तब्दील करना पड़ा बल्कि इमरान खान साहब को अपनी लीडरशिप को वाज़ेह तौर पर यह पैगाम देना पड़ा कि जनाब आपके पास ये आखिरी मौका है, आपके पास 10 मार्च तक का टाइम है। 10 मार्च तक अगर आपने इन चीजों पर अमल दरामद ना किया तो फिर पाए तो सिर्फ तरावियां ही पढ़ना, क्योंकि उसके बाद सिस्टम ने चल पड़ना है और आपने पिस जाना है। 10 मार्च से पहले 10 मार्च की कट ऑफ डेट है, उससे पहले इस एजेंडे को पाए तकमील तक पहुंचाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वो एजेंडा कौन सा है, इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करूंगा, इन तमाम सवालात का जायजा लेंगे और खासतौर पर आंखों देखा हाल जो वहां पर मौजूद एक रिपोर्टर के जरिए मुझ तक पहुंचा है वो आपकी खिदमत में डेफिनेटली पेश करूंगा। लेकिन उससे पहले एक और धमाका खेज खबर का जिक्र करना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आज सुबह से खैबर पख्तूनख्वा में जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमीयत उलमा इस्लाम ने अपनी पार्लिमानी पार्टीज के इजलास और खासतौर पर अपनी मजलिस शुरा के इजलास के लिए बंदोबस्त किया हुआ था और वहां पर बड़ी तादाद के अंदर ये जो उनके टिकट होल्डर्स थे उनको तलब किया गया था ताकि बादस इलेक्शन पैदा होने वाली जो सिचुएशन है उसके ऊपर गौर भी किया जा सके और उसके ऊपर कोई हतमी फैसला भी लिया जा सके। और इस इजलास जो है कमो बेश तकरीबन 4.5-5 घंटे जारी रहा। उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपनी मजलिस शूरा की तरफ से लिए जाने वाले अहम तरीन फैसलों से मीडिया को आगाह किया है। इस ऐलानात जो मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ से किए गए हैं उसमें से 3 ऐसे नुक्ते हैं जो बहुत ही ज्यादा अहमियत के हामिल है और इन पर गौर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नंबर 1, मौलाना फजलुर रहमान साहब का ये कहना है कि आने वाले दिनों में सिस्टम के अंदर मौजूद लोग रोएंगे और वो लोग जो सिस्टम से बाहर हैं वो जमकर और जुर्रत से बात करेंगे। सिस्टम चलने वाला नहीं है और मुझे फिक्र है कि कहीं मुल्क ही ना ढह जाए। ये वाली बात जो है कि सिस्टम के अंदर और सिस्टम के बाहर रहने वाली जो बात है वो काफी हद तक हमें नुमायां होती हुई नजर आ रही है। मौलाना साहब की ये बात बिल्कुल दुरुस्त है क्योंकि सिस्टम को चलने ना देने के लिए जो कुव्वतें हैं वो ईवान के अंदर भी मौजूद हैं और ईवान के बाहर भी मौजूद हैं। ईवान के अंदर जो कुव्वतें मौजूद हैं उनको ईवान से बाहर रहने वाले अपने जो एफर्ट्स हैं उसके जरिए कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उनको सपोर्ट दे रहे हैं। जैसे इमरान खान साहब की तरफ से IMF को खत लिखा गया जिसका आज फिर मीडिया के साथ गुफ्तगू में इमरान खान साहब ने उसकी तस्दीक भी की और उन्होंने कहा जनाब मैंने कोई मुल्क दुश्मनी की है, खत लिखना मेरा हक था, अपने व्यू पॉइंट से उनको आगाह करना मेरा एक जमहूरी राइट है, मैंने अपने इस जमहूरी राइट को एक्सरसाइज किया, मुल्क भावें जावे भाड़ में। ये उन्होंने कही, मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं, लेकिन मतलब उनका इस बात का ये था कि उस बंदे को इस बात का एहसास नहीं है कि उन्होंने दुरुस्त किया या गलत किया, लिहाजा वो अपनी बात पर कायम है। इसका मतलब यह है कि वो लोग जो अंदर हैं उनको सिस्टम चलाने में मुश्किलात आएंगी और सिस्टम चलाने में चूंकि मुश्किलात आएंगी लिहाजा उनके लिए अपने आप को उस पोजीशन पर रखने के लिए जो सिस्टम से बाहर वाले लोग हैं उनको या तो सिस्टम के जरिए सिस्टम में लाकर उनको इंगेज करना पड़ेगा या उनको सिस्टम से डिसएंगेज करने के लिए उन्हें भरपूर तरीके से ताकत का मुजाहरा करना पड़ेगा, जिसके नतीजे में ये जो बैलेंस है वो इम्बैलेंस में तब्दील होगा और एक टकराव की कैफियत पैदा होगी और जैसे ही टकराव की कैफियत पैदा होगी सिस्टम के ढह जाने के इम्कानात बहुत ही ज्यादा नुमायां होंगे। मौलाना फजलुर रहमान साहब की ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। दूसरा नुक्ता
जो मौलाना साहब ने जिस पर जिक्र किया उनका ये था कि वो सदर के इंतखाब के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार समेत किसी भी उम्मीदवार को वोट नहीं देंगे। नेशनल असेंबली के हवाले से उनका ये फैसला सामने आया और इसमें भी आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से वाज़ेह तौर पर ऐलान आ गया है। इनसाइट की ये खबर जो आज से तकरीबन मैंने को 2-2.5 हफ्ते पहले दी थी कि जनाब 9 मार्च को सदारती इंतखाब होगा, उसको हर्फ बहरफ दुरुस्त साबित कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर दिया गया है और इस बात का ऐलान भी कर दिया गया है कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन 9 मार्च को होगा और 1 मार्च को प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए पब्लिक नोटिस जारी किया जाएगा और उसका शेड्यूल भी जारी किया जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने इस तनाजुर में इस बात का जिक्र कर दिया है कि जनाब उनकी जमात इस अमल का हिस्सा नहीं बनेगी और वो प्रेसिडेंट के लिए किसी भी उम्मीदवार को वोट नहीं देंगे। तीसरा नुक्ता जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल है और मेरी नजर में ये क्रक्स ऑफ द प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो ये कहना भी कुछ ज्यादा गलत नहीं होगा क्योंकि उनका जो तीसरा नुक्ता है वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से है और उनका ये कहना था कि ये जो है इस्टेब्लिशमेंट ने हमें जिस तरह हराया है और धांधली की जो जिम्मेदारी है वो उनके ऊपर ही आयद होती है। फिर वो ये कहते हैं कि पीटीआई जीती है तो फिर इनको हुकूमत करने दें। अगर वाकई वो ये समझते हैं कि हमने धांधली नहीं की तो फिर 9 मई का बयानिया दफन हो गया। यानी मौलाना साहब ये कहते हैं कि अगर पीटीआई इलेक्शन जीत गई है और नताइज के अंदर रद्दोबदल हुआ है तो वो जो रद्दोबदल है नताइज का उसको वापस लेना चाहिए और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को हुकूमत करने देनी चाहिए क्योंकि यही एक वायबल पोजीशन है। दूसरा वो ये कहते हैं कि अगर ये नताइज दुरुस्त हैं और इंतखाबात 100% जेन्युइन हुए हैं, शफाफ हुए हैं और जो रिजल्ट है ये हकीकी मानों में विल ऑफ द पीपल को रिफ्लेक्ट करता है तो फिर ये 9 मई के वाकयात के बाद जो बयानिया एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से तश्कील दिया गया था ये उसकी मौत है। क्योंकि अगर कौम ने बागी को वोट दिया है और हम बागी को एक सूबे का वजीर आला बना रहे हैं तो फिर इस बात को तस्लीम कर लेना चाहिए कि 9 मई के वाकयात को पाकिस्तान की अवाम ने एट लार्ज ना सिर्फ मुस्तरद कर दिया है बल्कि उसके जो हमलावर हैं उनके हक में फैसला दे दिया है। लिहाजा इस फैसले को तस्लीम करने के लिए शर्माना नहीं चाहिए। ये बहुत ही ज्यादा अहमियत का नुक्ता है मौलाना साहब के नजदीक और ये ऐसा नुक्ता है जो मुस्तकबिल करीब में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम दोनों को सेम पेज पर लाएगा। मौलाना साहब की तरफ से ये कार्ड जो खेला गया है ये बहुत ही ज्यादा सोच समझ के खेला गया है क्योंकि इस कार्ड के जरिए फ्यूचर राब्तों और एक वसी तर इत्तेहाद की बुनियाद रखी गई है और इस इत्तेहाद के लिए आज जनाब इमरान खान साहब की तरफ से अपनी लीडरशिप के साथ होने वाली मुलाकात में भी बात की गई है और मौलाना साहब की इस बात को इमरान खान साहब की तरफ से सेकंड किया गया है और इसका मतलब यह है कि इन दोनों के दरमियान किसी न किसी लेवल पर फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन के हवाले से अग्रीमेंट पाया जाता है। इनके दरमियान जो पावर शेयरिंग है या जो एजुकेशनल शेयरिंग है वो किसी न किसी हद तक हमें उसके इम्कानात को मद्देनजर रखना चाहिए। इमरान खान साहब ने क्या कहा ये भी एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिस पर हमें बात करने की जरूरत है। इमरान साहब के साथ आज जनाब अडयाला जेल में मुलाकात हुई है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की वो लीगल टीम जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को लीड भी कर रही है 190 मिलियन पाउंड्स के केस में वो अडयाला जेल गए थे और वहां पर उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई। इसी तरीके से कुछ जो पॉलिटिकल लीडरशिप है जिसमें असद कैसर साहब और दीगर शामिल हैं, शेर अफजल मरवत वगैरह, उनकी भी आज इमरान खान साहब से मुलाकात हुई। असद कैसर साहब के साथ मुलाकात में इमरान खान ने तमाम तर सियासी अमूर के ऊपर गुफ्तगू की जिसका जिक्र मैंने गुफ्तगू के आगाज में किया। वो सारी की सारी गुफ्तगू जो है वो असद कैसर साहब के साथ हुई थी और असद कैसर पर उन्होंने निहायत बरहमी का इजहार किया था और खास तौर पर असद कैसर के साथ इस वजह से किया था कि वो बंदा जिसको वो पंजाब में अपनी गेम प्लान की नाकामी का जिम्मेदार तस्वुर करते हैं यानी मियां असलम इकबाल साहब, वो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में जनाब असद कैसर साहब और अली अमीन गंडापुर की छतर छाया में मौजूद हैं। लिहाजा उनके ऊपर जो तनकीद है वो इसी वजह से हो रही है कि जो गेम प्लान इमरान खान के साथ पंजाब की सूरत हाल पर तय पाया था उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ और वो यकीनी तौर पर यही था कि जनाब पंजाब के अंदर हंगामा क्रिएट करना है, मरियम नवाज के लिए
वजीर आला पंजाब का इलेक्शन मुश्किल बनाना है, उस इंतखाबी अमल को पर हर सूरत एतराज़ात फाइल करने हैं असम्बली के अंदर भी और अदालत के अंदर भी। किसी न किसी तरीके से मरियम का जो इंतखाब है उसको रुकवाना था, और अगर ये ना रुक पाता किसी भी तरीके से तो फिर असम्बली के अंदर इस तरह का माहौल क्रिएट होता कि वहां पर डांग सोटा होता और स्पीकर को इस कार्रवाई को मौखर करना पड़ता अमन अमान की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए। और अगर इसके बावजूद भी ये जो है पंजाब में मरियम का इंतखाब हो जाता तो फिर उनकी तकरीर के दौरान इस हद तक बदमज़गी क्रिएट की जाती, इस हद तक वहां पर जूते चलते, इस हद तक वहां पर शोर शराबा होता, इस हद तक वहां पर गालियां दी जाती कि कान पड़ी आवाज ना सुनाई देती, लेकिन एक माहौल क्रिएट होता, ऑप्टिक्स क्रिएट होते। पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए ये जो ऑप्टिक्स हैं, सोशल मीडिया ऑप्टिक्स, ये हमेशा से ही बहुत ज्यादा मनी खेज हैं और उनको ये सपोर्ट करते हैं उनके एजेंडे की तकमील के लिए। लिहाजा इमरान खान साहब को वो तमाम मटीरियल जो उनको सोशल मीडिया पर पंप करने के लिए, सोशल मीडिया पर नशर करने के लिए दरकार था, वो उनको नहीं मिला। और शायद इसका जो है शिकवा वो सोशल मीडिया टीम के जबरान इलियास और वो जो है उनके जो दूसरे लोग हैं उनकी तरफ से किया भी गया होगा, डॉक्टर असलाम खालिद की तरफ से, जिस पर इमरान खान साहब की तरफ से इस तरह की चीज सामने आई। दूसरा इंपॉर्टेंट पहलू ये बात कही गई इमरान खान साहब की तरफ से कि जनाब ये जो अब आपका इलेक्शन होने जा रहा है वजीर आजम का, तो जो कुछ पंजाब में हुआ है ऐसी हरकत नेशनल असेंबली में नहीं होनी चाहिए। ये जो इलेक्शन होगा इसको ना सिर्फ चैलेंज किया जाएगा, या अगर स्पीकर ने इस इजलास को 29 फरवरी को बुला भी लिया तब भी इस इजलास को रुकवाने के लिए हर एक्सटेंट पर जाया जाएगा और सदर के इस फैसले को कि वो हाउस नामुकम्मल होने की सूरत में इजलास नहीं बुला सकते, उस फैसले को जो है वो इंडोर्स किया जाएगा। और आज इमरान खान साहब ने अपनी मीडिया के साथ गुफ्तगू में ये कहा कि आरिफ अलवी का फैसला दुरुस्त है। इसका मतलब ये है कि आरिफ अलवी साहब के इस फैसले को लेकर भी आगे बढ़ा जाएगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस वाले से गाइडलाइंस मिल गई हैं। पीटीआई के लोग ईवान में जाएंगे, हलफ भी उठाएंगे, लेकिन उसके बाद वो स्पीकर डिप्टी स्पीकर के इंतखाब में भी हिस्सा लेंगे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन और प्राइम मिनिस्टर की स्पीच के दौरान जो कुछ होगा वो बकौल लोगों के जनाब आप लोग पंजाब वाली कार्रवाई को भूल जाएंगे। इस मर्तबा शहबाज शरीफ साहब के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल क्रिएट की जाएगी और खास तौर पर नवाज शरीफ साहब की ईवान में मौजूदगी की सूरत में तो बहुत ही खतरनाक किस्म के सीन वहां पर डेवलप हो सकते हैं। इस हवाले से जनाब असद कैसर साहब को आगाह कर दिया गया है और उनको ये बात बावर कराई गई है कि ये वो मोमेंटम है जो लेकर हमको आगे चलना है। और इसके साथ इमरान खान साहब ने असद कैसर को दीगर जमातें, जिसमें मैंगल साहब हैं, जिसमें दीगर और जमातें हैं, टीएलपी है, दीगर लोग हैं, मुस्लिम लीग ज़िया है, वो तमाम लोग जो छोटी जमातें हैं लेकिन मौजूद हैं, लेकिन उसके अंदर पीपल्स पार्टी और पीएमएल-एन को माइनस करके जितनी भी जमातें हैं उनके साथ डायलॉग के लिए जनाब असद कैसर साहब को गो हेड दे दिया गया है। और इसका मतलब यह है कि बादज इलेक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब एक वसीउल बुनियाद इत्तेहाद पर गौर कर रहे हैं, जिसके अंदर जेयूआई अपनी तमाम तर स्ट्रीट पावर के साथ और मौलाना फजलुर रहमान साहब के जो है सख्त गिर मौकफ के साथ मैदान में मौजूद होगी और इमरान खान साहब की जमात भी मौलाना साहब के साथ ट्रक या स्टेज को शेयर कर रही होगी। इसके लिए इमरान खान साहब ने असद कैसर को गो हेड दे दिया है। तीसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो इमरान खान साहब की तरफ से सामने आया है वो है हफ्ते वाले दिन बतारीख 2 मार्च। इमरान खान साहब ने अपनी क़यादत को, अपने लोगों को इस बात के लिए पैगाम पहुंचा दिया है जनाब के हफ्ते वाले दिन उन्होंने मुल्क भर में एहतजाज करना है। मुल्क भर में उन्होंने जो सिचुएशन है लॉ एंड ऑर्डर की, बज़ाहिर उनके के इस तरह की सिचुएशन वो नहीं चाहते कि हो, लेकिन अमन अमान को ख़राब करने के लिए वो हर एक एक्सटेंड तक जाने के लिए तैयार हैं। बज़ाहिर ये इस बात के वाज़े तौर पर इम्कानात नजर आ रहे हैं कि जनाब ये जो 2 मार्च बरोज जुमेरात है, हफ्ता है, इमरान खान साहब की कॉल के ऊपर जो मुजाहरे किए जाएंगे वो ज़रा ना सिर्फ संगीन नौयत के होंगे बल्कि जो मुख्तलिफ लोगों के जरिए राय सामने आ रही है कि वो मुजाहरे इस हद तक शदीद होंगे कि सिस्टम को चोक किया जाएगा। क्योंकि इमरान खान ने ये बात बावर करा दी है कि जनाब अगर आपने 3 मार्च से इस मोमेंटम को आगे ना बढ़ाया,
تو پھر یہ جو سسٹم ہے یہ چلنا شروع ہو جائے گا اور یہ سسٹم اسمبلیاں مکمل ہو جائیں گی, وزیر اعظم اوتھ لے لے گا, پریزیڈنٹ کا الیکشن ہو جائے گا, سینٹ کا الیکشن ہو جائے گا, تو پھر سسٹم چلنا شروع ہو جائے گا. اور اگر سسٹم چلنا شروع ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد آپ کے لیے کسی طرح کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی. لہذا چونکہ یہ سب کچھ حکومتوں کی تشکیل, وزرائے اعظم کا انتخاب, صدر کا انتخاب, سینٹ کا انتخاب, یہ سب کچھ 10 مارچ تک ہونا ہے. اس لیے عمران خان صاحب کی طرف سے یہ 10 مارچ تک کی کٹ آف ڈیٹ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو فراہم کر دی گئی. ان سے بات کہہ دی گئی ہے کہ جناب 10 مارچ تک یہ آپ نے جو سسٹم ہے اس کو چوک کرنے کے لیے پرامن ذرائع سے جو کچھ آپ کر سکتے ہیں وہ آپ کو کرنا ہے. کیونکہ اگر 10 تک یہ جو ایجنڈا ہے اس کو مکمل نہ کیا جا گیا یا حکومت کے راستے میں رکاوٹیں نہ کھڑی کی گئی تو پھر اس کے بعد آ جائے گا رمضان, اور رمضان کے اندر کسی طرح کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہو پائے گی, اور یہ 30 دن جو یہ والی حکومت ہے اس کو اپنے قدم جمانے کا موقع ملے گا. اور ان 30 دنوں کے بعد ان 30 دنوں میں اور اس کے بعد بھی آپ کے پاس جو واحد کام بچے گا وہ صرف تراویحیں پڑھنا بچے گا یا عدالتوں میں جا کر مقدمے بھگتنا بچے گا. لہٰذا فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے. 10 مارچ تک جو کچھ آپ کر سکتے ہیں وہ کرنا ہے. عمران خان صاحب کی طرف سے پیغام مل گیا ہے, لیڈرشپ کو مل گیا ہے, اور عمران خان صاحب کے اس پیغام پر اب سیٹرڈے کے لیے مختلف لوگوں کی طرف سے سوشل میڈیا پر جو کیمپیننگ ہے وہ شروع ہو چکی ہے. اور دیکھنا یہ ہے کہ 10 مارچ کے لیے عمران خان کے اس ایجنڈے پر کس حد تک عمل ہوگا, اور عمران خان جو چیزیں سوچ رہے ہیں اپنے ذہن میں کیا وہ واقعی اسی کے مطابق ایگزیکیوٹ ہوں گی, کیا عمران خان کا گیم پلان جو ہے وہ کامیاب ہوگا, یہ سوال ہے. لیکن اس سوال کا جواب ہمیں ہفتہ بروز 2 مارچ بروز ہفتے کو ہی ملے گا جب عمران خان صاحب کی ٹیم احتجاج کے لیے باہر نکلے گی. تب اپنا ایک ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.